नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी 57 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 37वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 36 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो की सीरीज किन के लिए इम्पोर्टेंट है? जिनको CHSL का एग्जाम देना है, जिनको CGL का मेंस देना है, जिनको MTS का एग्जाम देना है, जिनको DP का एग्जाम देना है, ये सभी जो है इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए। और एग्जाम देने के बाद मैं यहीं रहूँगा, बताइए। जैसे मैंने आपको GD में करवाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, है ना। फिर हमने MTS में कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। भाई CGL में कराया, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रहे। तो भाई यहाँ पर भी मैंने पहले से ही प्री कर रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, है ना, पहले प्रश्न के साथ। इस वीडियो के PDF के बारे में नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, जानकारी मिल जाएगी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 63 kg किलोग्राम में सिल्वर किसने प्राप्त किया? हु गोट सिल्वर इन 63 kg कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो भाई एशियाई जो आपका अभी अभी हुआ है हाल में, इसमें नीरज छिकारा, इन्होंने जो है 63 kg वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। सबसे पहले ये खेल कहाँ पे हुआ है, ये अगर आप जान ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हाल ही में यानी 2023 की बात हो रही है। ये आपका हुआ है 36वां संस्करण था। इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भारत को 14 पदक प्राप्त हुए थे, जिनमें 1 गोल्ड, 3 रजत और 10 जो है ब्रॉन्ज है। ये भाई वही बात हो जाएगी थोड़ी दिन के बाद ये वाले टॉपिक से, जैसे आपको टोक्यो ओलंपिक अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखें। और किसी भी खेल में पदक की जो रेशियो है ना, ये अलग अलग याद रखिएगा। देखिए 14 पदक तो ओवरऑल प्राप्त हुआ, हमने 7वां पोजीशन भी प्राप्त किया, 7 दूनी की 14। इसके अलावा, है ना, इससे अलावा जो है इसमें पदक है 1, 3, 10। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1 गो गोल्ड है, 3 गो रजत और 10 गो जो है ब्रॉन्ज है। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन खिलाड़ी ने यहाँ पे पदक जीता है। तो जो गोल्ड आया है, ये अमन सेहरावत जो है यहाँ पे जीते हैं, जो आपका एकमात्र गोल्ड है। तो इसे VVI करके रखेंगे अमन सेहरावत को, क्योंकि एक ही गोल्ड मिला है। लाइक नीरज चोपड़ा हो गया, ये कि टोक्यो ओलंपिक में 1 को जो है गोल्ड मिला था, वो भी नीरज चोपड़ा को। तो इसी प्रकार से ये सहरावत को मिला है एकमात्र गोल्ड, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे कि भाई फला जो नया चेहरा होता है उससे पूछ दिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। दीपक मिर्का, ठीक है। इसके अलावा निशा दहिया, इसके अलावा अंशु मलिक, ये तो थोड़ी पुरानी है, ये मलिक प्रिया, है ना, ये प्रिया मलिक, सोनम मलिक। तो ये दोनों मलिक को भी ध्यान रखेंगे। ये सब भी जो है इन्हीं से संबंधित है, रेसलिंग से, ठीक है। इनके अलावा इनके पदक की कैडर और कौन से पदक जीते, यहाँ पे आपको 14 पदकों का ब्यौरा दिया गया है। जो PDF आपको तो मैं दे दूंगा, तो वहीं पे जो है आप इसे आराम से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्ण हरित युक्त क्रिप्टो गेम्स का उदाहरण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रिप्टो गेम? देखिए क्रिप्टो गेम में जनरली क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो क्लोरोफिल है ये किस में पाया जाता है और क्रिप्टो गेम भी है। ये कौन सा है भाई? ये अलगी है, ये है शैवाल। शैवाल हरा रंग का होता है, आपने देखा होगा। और जब भी हरा रंग होगा पेड़ पौधे में, प्लांट के अंदर, तो क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, है ना। तो शैवाल जो है ये आपका क्रिप्टो गेम्स है, लेकिन इसके अंदर पर्णहरित यानी लवक कहिए या फिर क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहिए, ये आपका पाए जाते हैं, ठीक है। इन जो भी क्रिप्टो गेम्स होते हैं इसके अंदर प्रजनन जो है ये बीजाणु के द्वारा होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे क्रिप्टो गेम्स के उदाहरण, है ना, जैसे शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, पर्ण रहित क्रिप्टो गेम्स है। मैंने कहा ना कि भाई जो आपका क्रिप्टो गेम्स होते हैं जिनकी प्रजनन बीजाणु के द्वारा होती है, इसमें जनरली क्या होता है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन शैवाल जो है ये क्रिप्टो गेम्स भी है, इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। इसीलिए जो क्रिप्टो गेम्स है, यहाँ पे आपका उदाहरण देख लीजिए, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। लेकिन जो जीवाणु, विषाणु, कवक है, ये कभी हरा देखें आप, इसमें क्या होता है, पर्ण नहीं होता, मतलब पर्ण रहित होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट। रहित मतलब नहीं होना, एक दिन और समझाए थे। इसके अलावा
जो आपका थैलोफाइटा समूह है ना, इसमें ये सब चीज आ जाते हैं। थैलोफाइटा में शैवाल भी आ जाते हैं, जीवाणु भी आ जाते हैं, कवक भी आ जाते हैं। शैवाल, जीवाणु और कवक है ना, किधर गया कवक, ये वाला, ये तीनों को जो है आप थैलोफाइटा में रखते हैं। और थैलोफाइटा सजीव जगत के सबसे बड़े जो है संघ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शैवाल के अध्ययन को फैकोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहा जाता है। यहीं पर ही आपको रेड शैवाल और जो है आपका ब्राउन शैवाल को याद रख लेना है। रेड शैवाल को क्या कहते हैं, रोडोफाइटा कहा जाता है, रोडोफाइटा। और ब्राउन शैवाल को क्या कहते हैं, फियोफाइटा। क्या कहते हैं, फियोफाइटा। ये कई दफा आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है रेड शैवाल और ब्राउन शैवाल से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इसका मतलब आपने क्या समझा कि भाई शैवाल का रंग हरा भी हो सकता है, शैवाल जो है रेड शैवाल भी होते हैं, शैवाल जो है ब्राउन शैवाल भी होते हैं। तब ये नहीं कि ब्राउन होता है तो आपको जो है एकदम जो है तवा के पेंदी जैसे दिखेगा, नहीं भाई, कुछ अंश दिखते हैं। तो इसके अलावा इसमें नाम जो है दिया गया है। इसके अलावा खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। यह कितने दिनों तक मनाई जाती है, ठीक है। तो खजुराहो नृत्य उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में 6 दिन तक मनाया जाता है। आपने खजुराहो का नाम यहाँ पे देखा होगा तो मध्य प्रदेश तो देख ही लिया होगा, मध्य प्रदेश का है ये। लेकिन आजकल एग्जामिनर जो है थोड़ा अंदर झांक लेते रहे हैं कि भाई ये कितने दिन तक मनाया जाता है, इसमें डेटी कौन है ना, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। तो खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में होती है और ये 6 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। खजुराहो का मंदिर कौन बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर के प्रांगण में सबसे बड़ी मंदिर जो है ये आपका कंदड़िया महादेव का मंदिर है। अब महादेव के नाम से स्पष्ट है त्रिलोकीनाथ शिव की बात हो रही है। मंदिर का जो ग्रुप है ये पंचायतन और नागर शैली दोनों में बना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपके साउथ का मंदिर मैंने बताया था पट्टादकल का मंदिर, पट्टादकल का जो मंदिर परिसर है यहाँ पे आपका द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए पट्टादकल जो मंदिर है इस शैली को हम कॉम्बाइंड रूप से बेसर शैली लिखते हैं। यानी जहाँ पे द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के एग्जाम्पल एक साथ देखने को मिल जाए तो उसे हम बेसर शैली कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जो द्रविड़ शैली है ये हमारा साउथ इंडिया में देखने को मिलता है और जो नागर शैली है ये नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है जनरली, ठीक है। लेकिन खजुराहो के बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई नागर नॉर्थ में है तो नागर ठीक है, लेकिन यहाँ पे पंचायतन शैली भी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलती है। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव ये भी होती है। छत्तीसगढ़ में हरेली महोत्सव ये भी होती है ना, हरेली महोत्सव। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ है ना, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, तो ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जो फेस्टिवल है सिरपुर, राउत नाचा, हरेली, ये जो मैंने लिखा है यहीं पे लिखा था पहले से। माजुली महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका असम में किया जाता है। माजुली दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस नदी का पार्ट है भाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र का प्रमुख सहायक नदी बराक नदी है, सुबनसिरी नदी है, मानस नदी है, तीस्ता नदी है, लोहित नदी है। ये सभी के सभी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चेमाड्यूंग ग्लेशियर। कहाँ से, चेमाड्यूंग ग्लेशियर कहाँ है भाई, तिब्बत के मानसरोवर में। ये कई करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। याओसांग त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये 5 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है, यानी मणिपुर का होली कहा जाता है याओसांग फेस्टिवल को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी फेस्टिवल के अवसर पे थवल चोंगवा नृत्य होता है, 2 करोड़ बार पूछ चुका है, अभी अभी तुरंत भी पूछा था सीजीएल 18 तारीख को। इसके अलावा मेदराम जात्रा त्योहार ये 4 दिनों तक चलती है। कहाँ की त्योहार है, तेलंगाना की, और ये कुंभ मेला के बाद लार्जेस्ट मेला का दर्जा इन्हें दिया गया है। हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड में 10 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले 2000 ईस्वी में मनाया गया था। नागालैंड की राजकीय पक्षी जो है ये भी हॉर्नबिल है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बोनालू तथा बथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना की प्रमुख आकर्षण है, जिसमें बोनालू में जो देवी हैं ये गौरी है, माफ कीजिएगा, बोनालू में काली है, बोनालू में काली है और बथुकम्मा में गौरी है, ठीक है। बोनालू में जो है काली माता है और बथुकम्मा में
गौरी माता हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये जो बतुकम्मा दिख रहे हैं इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, तो इससे ऐसे जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा डाल्टन की परमाणु सिद्धांत कब दिए गए थे? डाल्टन ने व्हेन वाज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन। तो भैया डाल्टन जो आपका परमाणु क्रमांक दिए हैं ये आपका 1808 ईस्वी में दिए थे। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है। ये बाद में इस बातों का खंडन कर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और आपका जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कर डाला। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करा था, इसी कारण इन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करा 1897 में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करा 1665 में, लाइव कोशिका की 1674 में आपका ल्यूवेनहॉक, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, मेंडेलीव क्या, अच्छा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो तत्वों का नाम है याद तो है ना, 102 परमाणु क्रमांक है उसका। इनके अलावा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में है ना 1869 में बनकर तैयार हुआ था। नील्स बोर की परमाणु मॉडल 1913 में आई थी। तो ये सभी के सभी आजकल टीसीएस का मन भर गया है। अब इसवी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसवी भी डिमांड करता है कि भाई ये चीज तो आप खोजे थे, ठीक है भैया याद है आपको, लेकिन इसवी बताइए, है ना, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात हो रही है, अंतर्गत शिक्षा संबंधित तथ्यों को जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द फैक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज हैव बीन शोन इन व्हिच आर्टिकल? तो भाई किस आर्टिकल में जो है शिक्षा संबंधित बात को दर्शाया गया है और आर्टिकल कहाँ की होनी चाहिए? तो डीपीएसपी की होनी चाहिए। डीपीएसपी की आर्टिकल मतलब 36 से 51 के बीच वाला आर्टिकल होना चाहिए। तो आर्टिकल 45 में आपका इस प्रकार का बात करा गया है कि भाई जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 49 में क्या है? 49 इसमें क्या होती है कि जो लोकहित के जो बिल्डिंग वगैरह हैं, जो मतलब सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा की जाए। इसके अलावा आर्टिकल 47 पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करना, इसमें सुधार लाना। आर्टिकल 43 के ख सहकारी समिति का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 43 की ख अगर आप इधर आ जाएंगे फंडामेंटल राइट में तो यहाँ भी सहकारी समिति का जिक्र है। ये आर्टिकल कौन सा है? 19 के 1 के सी, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 19 के 1 के सी में भी सहकारी समिति की बात की गई है। अगर आपसे सहकारी समिति की भाग पूछ ले, पार्ट पूछ ले, तो सहकारी समिति का कौन सा पार्ट है? तो 9 का बी जो है ये सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का 1 जो है ये क्या बोल रहा है कि समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय दिया जाएगा। 39 का 1 कहिए या फिर 39 का 1 कहिए, है ना, तो इसका मतलब निःशुल्क एवं समान विधिक न्याय। इसके अलावा तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य पर किसकी शासन थी? हु वाज रूलिंग द विजयनगरा एम्पायर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा? तालीकोटा बैटल को हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं और उस समय शासन था सदाशिव राय का। सदाशिव राय का शासन था। देखिए वो सदाशिव राव हुआ, है ना, एगो सदाशिव राव है जो आपका पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में मराठों के सेनापति थे। ठीक है, और ये है सदाशिव राय। सदाशिव राय आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति मानी जाती है। आपसे ये क्वेश्चन सीजीएल 3 टाइम दोहराया है यही 2023 के अंदर कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति स्टार्ट हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पली बढ़ी है। विजयनगर साम्राज्य पे जो वंश थे संगम वंश, तुलुव वंश, सुलुव वंश और विदु वंश, ये 4 वंशों को ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय जिन्होंने आमुक्त मल्याद नामक एक किताब भी लिखा। वैसे और भी रचना है इनका लेकिन ये फेमस रचना है, एसएससी पूछता है इसको। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो कृष्णदेव राय हैं इनके जो 8 गो महामंत्री हुआ करता था, पढ़े लिखे लोग होते थे, इसे हम अष्ट दिग्गज कहते हैं।
अष्ट दिग्गज कहा जाता है और शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न कहा जाता था। विक्रमादित्य के मंत्री परिषद को भी नवरत्न कहा जाता था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कुमारी कमला नृत्य के किस शैली में अहम योगदान देने हेतु 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? कुमारी कमला वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 1970 फॉर हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू व्हिच स्टाइल ऑफ डांस। तो ये जो है भरतनाट्यम के बज्जबूर शैली जो है उसमें जो है अहम योगदान दिए, जिनके कारण इन्हें आपको 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। भरतनाट्यम की अन्य शैली में पंडनलूर शैली भी काफी फेमस है। अर्नमल बेल्ली का नाम आपने सुना होगा। इनको भी जो है इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ये आपका पंडनलूर शैली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार आपके सामने हैं। मैंने एक बात आपको अभी अभी बताया है कुछ ही दिन पहले कि जो चीज आर्ट एंड कल्चर से लूसेंट में सीधे सीधे छपा है, इसके पूछे जाने की संभावना 20%। 80% किसकी संभावना है कि जो ज्यादा नाम चिन्ह न हो लेकिन कभी न कभी नाम ही रहा हो। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को खोजिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपके कोई काम के नहीं है, आप इसे याद ही रखे हैं। सोनल मानसिंह के अवार्ड वगैरह देखें, वैसे आप जानते हैं कि ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों कर लेते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम को आप जानते हैं भरतनाट्यम से संबंधित है। लीला सैमसन, रुक्मिणी देवी ये भी भरतनाट्यम से हैं। टी बाला सरस्वती समझते हैं, है ना। अब जो है आगे काम की बात, एस.के. सरोज भरतनाट्यम, राम गोपाल भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी के फाउंडर हैं ये, है ना। विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता, बैजंती माला, है ना, मालविका सरकार, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। फुमलाल वर्धन, रोहिंगटन कामा, है ना, सपन सुंदरी, हेमा मालिनी, अलारमल बेल्ली, निधि चिदंबरम, इस प्रकार का ध्यान रखें। निधि चिदंबरम, कमुदनी सखिया, गीता चंद्रन, गीता गणेशन, है ना। तो जो नाम आपको लगता है कि ये आ सकता है, जैसे देखिए निधि चिदंबरम, अब जो है अगर इसको भरतनाट्यम ऑप्शन में रहे ना तो लोग अगर साउथ के तीनों डाल देंगे, क्योंकि जानते हैं भाई जो चिदंबरम थे वो पहले केंद्रीय मंत्री रहा था तो उधर से है, तो ये जनरली एकदम साउथ के हैं। लेकिन अब कौन से नृत्य के हैं तो पता रहेगा, पहले देखोगे तब ना मारोगे सही। तो भैया निधि चिदंबरम जो है तो ये आपका इससे संबंधित है, किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में पहला जो अवार्ड पाई ट्रांसजेंडर महिला, ये कौन है? मंजमा जोगती है, सॉरी नर्तकी नटराज है, माफ कीजिएगा, नर्तकी नटराज है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, पद्म भूषण नहीं है, ये पद्म श्री से मिला था इसे, ठीक है, करेक्ट कर देंगे, ये पद्म श्री मिला था इन्हें, ठीक है। इनके अलावा भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, सभंग, अभंग और त्रिभंग, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मिर्च में जो भरतनाट्यम के जो नृत्य का क्रम होता है ना, ये क्या होता है? तो नृत्य का क्रम जो है जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, अलीरप्पू। तो सबसे पहला जो स्टेप है अलीरप्पू है, ये आपके एग्जाम सीजीएल में भी पूछा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस बंदरगाह का उद्घाटन मई 2023 में मेघालय राज्य में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद के द्वारा बंदरगाह का उद्घाटन किया गया था? तो जो भाई नित्यानंद साहब जो उद्घाटन किए हैं, which port was inaugurated in May 2023 to prompt trade between India and Bangladesh, which port was, ये मतलब 2 बार हो गया है। तो ये जो है आपका कौन है भाई? दाबकी भूमि बंदरगाह, इसका नाम है दाबकी भूमि, अब होगा दाबकी नाम भैया, दाबकी भूमि बंदरगाह नाम है, ये आपका मेघालय में है। ये भारत से बांग्लादेश के बीच जो है यातायात को सुगम बनाने के लिए इस पोर्ट का उद्घाटन, इनॉग्रेशन जो है आपका नित्यानंद जो है किए हैं। भाई कभी कभी इनॉग्रेट कौन करता है ना, काफी इंपोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यह बंदरगाह कहाँ पे है? मेघालय के जयंतिया हिल्स में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स भी है और 3 जनजाति भी हैं, ठीक है। तो ये जो है जयंतिया हिल्स के पास है। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर का पहला एम्स गुवाहाटी में जो है आपका उद्घाटित किए थे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अरुणाचल प्रदेश में पहला हवाई अड्डा डोनी पोलो का जो है अभी मतलब उद्घाटन करे थे। इनके अलावा मुगल बादशाह दारा शिकोह और औरंगजेब के शासनकाल में कौन से इटालियन नागरिक भारत आए थे? Which Italian citizens came to India during the reign of Mughal Emperor Dara Shikoh and औरंगजेब?
ठीक है। देखिए औरंगजेब की पुख्ता सबूत तो जो है इसके किताब में ये नहीं मिलता है कि इनके शासन काल में आया था, लेकिन इन्होंने दारा सिकोह के काल में काम किया था और औरंगजेब का वर्णन अपने किताब में किया है। इसका मतलब औरंगजेब के काल में आया हो, है ना। तो भैया ये कौन है? निकालो मनुची। कौन है? निकालो मनुची। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे लैंग्वेज में पूछूंगा। ये उत्तराखंड के पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे पूछ सकता हूं कि भाई कि कौन से किताब में और कौन से इटालियन लेखक के किताब में मुगल बादशाह ये जो है आपका औरंगजेब का वर्णन मिलता है? तो आप बताओगे निकोलो मनुची, ठीक है। एक निकालो कांटी भी है, तो नाम से आपने उन्हें भी जोड़ लेना है कि भाई ये भी निकालो कांटी भी इटली के थे और निकाले मनुची भी इटली के हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? तो निकालो कांटी जो है ये आपका विजयनगर के काल में आया था और जो निकालो मनुची हैं ये मुगल के काल में भारत आए थे। अब कुछ और ज्ञान फरमा लीजिए थोड़ी सी, ठीक है। जैन बेपिस्ट ट्रेवनियर ये कौन है भाई? फ्रांसीसी यात्री। ये भारत की यात्रा 6 बार किए, 6 टाइम किए, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन शायद पहले ही दिन सीजीएल में पूछा गया था, सीजीएल के पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा निकालो कांटू विजयनगर साम्राज्य के काल में आए थे, यह एक इटालियन यात्री थे। निकालो मनुची भी एक इटालियन यात्री है, लेकिन ये आए तो इंडिया से कभी गए ही नहीं, यहीं बस गए, है ना। इनके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिनका नाम है एस्टोरिया डू मोगर, ठीक है। इसमें जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में बताया गया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, रेहला नामक किताब लिखा था। कौन सा? रेहला नामक किताब लिखा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गिरना तथा बोरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गिरना एंड बोरी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच रिवर? तो ये ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं, गिरना और बोरी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं जो खंभात के खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसके अलावा आपसे सूरत शहर पूछा जाता है, किस नदी के किनारे हैं? तो ताप्ती नदी के किनारे हैं सूरत शहर, ठीक है। इनके अलावा इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज से होती है, ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी भी एक जो है इंपोर्टेंट नदी निकलती है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है, पश्चिम दिशा में नर्मदा और ताप्ती की, है ना। और नर्मदा लेकिन अलग चोटी से निकलती है जिसका नाम अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक चोटी अपने आप में किस पहाड़ी की चोटी है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती की अन्य सहायक नदी कौन सी हो गई? पूर्णा, आनेर, ये सब जो है आपका नर्मदा का ताप्ती का अन्य सहायक नदियों में आ जाएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों के दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा सबसे बड़ा सुंदरबन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, ठीक है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। मैनग्रोव का जो है जंगल पाया जाएगा, साथ में सुंदरी वृक्ष पाए जाएंगे और बंगाल टाइगर पाए जाएंगे आपको सुंदरबन डेल्टा के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, मांग, अच्छा नर्मदा नदी से कुछ छूटा क्या, है ना? हाँ, परियोजना छूट गए कुछ कुछ, है ना। तो इसमें जो है आपके परियोजना लिख लीजिएगा नर्मदा नदी के ऊपर, थोड़ा सा समझ लीजिए, बता देते हैं मौखिक रूप से। सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर परियोजना, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। और साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी भी आपको ध्यान रखना है। समगोकका याद रखना है, मैंने आपको बता रखा है समगोकका, है ना। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सौ म गो क का, एक गंगा भी, है ना। ये जो मेन नदी है इंडिया के, ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट शुड बी द कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी? तो भैया ये कैसे होनी चाहिए? तो वस्तु के मूल्य के विपरीत रूप से संबंधित होनी चाहिए। यानी मांग के नियम ही सेम है ना भाई, कि भाई किसी चीज की मूल्य जब बढ़ जाती है ना, तो मांग घट जाती है, जब मूल्य घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। एक दूसरे के वक्र ग्राफ चलता है इसका, है ना। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे। मांग का नियम, वस्तु के मूल्य में गिरावट से उसकी वृद्धि, मांग में वृद्धि बढ़ जाती है। पूर्ति और मांग के नियम कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल 1890 में। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब भी लिखे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने
पहले न्यायाधीश है ना, जिनका नाम, जिनके खिलाफ जो है आपका संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम ऑफ द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज अगेंस्ट हुम अ नेशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ मोब ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भैया ये जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जो है आपका ये पेश किया गया था, क्या, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। ठीक है। इसके अलावा एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सीजीआई के पोस्ट पे होते हुए जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक तौर पे काम किया था, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फरवरी 2023 में जो है मणिपुर के नए राज्यपाल अनसुईया उइके को बनाया गया। अनसुईया उइके इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थी? अनसुईया उइके वाज मेड ऑफ द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2023। अनसुईया उइके वाज अर्लियर द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? तो ये पास्ट में जो है यानी छत्तीसगढ़ से पहले कहाँ की गवर्नर थी? अब आपके सामने एक पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से गवर्नर का जो है ट्रांसफर कहाँ कहाँ किया गया। एक साथ जो है 13 गवर्नर को जो ट्रांसफर किए गए थे, 13 नहीं ज्यादा है ना, तो ये जो है आपके ज्यादा किए गए थे। देखिए कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है पहले कौन थे नए राज्यपाल, कौन बने हैं? केवल त्रिविक्रम पटनायक। और पहले कौन थे? बीडी मिश्रा। अब ये बीडी मिश्रा वर्तमान में कहाँ है भाई? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, उपराज्यपाल। इनके अलावा सिक्किम पहले कौन थे? गंगा प्रसाद चौरसिया। नए कौन बन गए? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड रमेश बैस। और नए कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन, है ना। हिमाचल प्रदेश वर्तमान कौन? वर्तमान आपका शिव प्रताप शुक्ला। पहले कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं वो बिहार के बन गए हैं। तो इस प्रकार से ये सीट आपके पास जाना है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आने वाले दिन में धूम मचाएगी। ठीक है। असम का गुलाब चंद कटरिया नया है, जगदीश मुखी पुराने हैं। आंध्र प्रदेश के जस्टिस एस अब्दुल नजीर आ गए हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन का जगह लिए हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन बन गए हैं, अनसुईया उइके का जगह लिए हैं। अनसुईया उइके मणिपुर से पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थी, है ना। तो यहीं तक मुझे पहुंचना है, बाद बाकी आगे चलते हैं। इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र में रमेश बैस, आज भी किसी शिफ्ट में शायद पूछा गया था क्वेश्चन इससे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जी आने वाले समय के अंदर। इसके अलावा 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बाय हुम वाज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, है ना, 1876। ये कौन है भाई? आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इस संस्था का बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और ये हुआ था आपका 1876 में, है ना। तो इनके अधिकांश नेता का जो है इसमें, जैसे आजकल होता है ना कि भाई जो एमएलए है चले जाते हैं उससे उस पार्टी में, है ना, तो वैसे ही जो है इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस में चले गए। या कह सकते हैं कि भाई ये कांग्रेस के जो है आधार यही संस्था था। ठीक है, कौन सा? कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसके अलावा इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस साहब थे। एचआरए की जो है फुल फॉर्म सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1924 में होती है। और इसके संस्थापकों में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सन्याल इंपोर्टेंट है। बाद बाकी बहुत सारे सदस्य भी इनके जो है जुड़े रहे थे इनसे, लेकिन संस्थापकों में जब भी पूछेगा इन दोनों का नाम आपको ऑप्शन में दिया गया रहेगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है HSRA, ये हसरा की स्थापना जो है इसका सिर्फ जो है इसमें देखिए एक एस अलग किया गया है, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट। ये जो है 1928 में भगत सिंह के द्वारा दिल्ली के जो आपका फिरोज शाह कोटला मैदान है यहाँ पर जो है स्थापित किए गए। लेकिन इस सबसे पहले स्थापना का जो विचार आया मन में, ये चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आए थे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि हसरा के स्थापना सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आप बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन किए कौन थे? भगत सिंह। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान में। कब? 1928 में। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किए थे। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी दादा भाई नरोजी के द्वारा। और एक आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना भी लंदन में ही हुआ था 1905 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला है खेल स्वरूप नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? खेल स्वरूप नृत्य
थोड़ा इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो भैया ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है थोड़ा नृत्य। इसके अलावा नाटी डांस, माघ साजी त्योहार, कुल्लू दशहरा, ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पिन वैली नेशनल पार्क, इसके अलावा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहतांग दर्रा, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला जो हमारा आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? Who was selected as the ICC T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? तो जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, ये आपका सबसे नीचे कौन है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर? ये हमारा नेट सेवियर। इसे कौन सा अवार्ड मिला है भाई? फ्लिंट ट्रॉफी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देख लीजिए यहाँ पे 2022 के कुछ और रिकॉर्ड है जो आपके काम आएंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो देख लीजिए आईसीसी की कुछ प्राइज जो कौन किसे मिला है। तो सबसे पहले आईसीसी इमर्जिंग वुमन प्लेयर है रेणुका सिंह, ये भारत के हैं, है ना। इनके अलावा आईसीसी इमर्जिंग मेंस प्लेयर है, ये आपका जो मैक्रो जॉनसन है जो एसएचएच में खेलता है, दक्षिण अफ्रीका के हैं। आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये आपका नामीबिया के खिलाड़ी हैं, गेरहार्ड इरामसस, है ना। इसके अलावा सूरज कुमार यादव को आपको ध्यान रखना है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के हैं। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, जो आपका महिला में है, T20 महिला में तालिया मैकग्राथ, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके अलावा बाबर आजम आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी हैं, और जो है आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी है। दोनों में बाबर आजम है, ठीक है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर या फिर आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों में नेट सेवियर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और टेस्ट क्रिकेटर में बेन स्टॉक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाले यानी 21 वाले में जो रूट थे, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी? इन व्हिच कंट्री जीएसटी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द वर्ल्ड? तो ये फ्रांस में लागू हुई थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी अप्रत्यक्ष टैक्स का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। भारत में सबसे पहले जीएसटी असम में लगा था। जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल 279A होते हैं, और इस परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत का वित्त मंत्री करता है। भागमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी, है ना, पिक्चर होगा यहाँ, एक्चुअली पिक्चर है ना। तो भाई ये जो है आपका पिक्चर प्लांट सेंचुरी जो है बाघमारा वाला, ये कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में है ना। तो भाई ये मेघालय में है बाघमारा। बनरघट्टा कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर है। नोंगक्रेम फेस्टिवल लाहो बांग्ला महोत्सव, ये कहाँ पे हो जाएगा? मेघालय के अंदर हो जाएगा। एक नोंगक्रेम फेस्टिवल है ना। एक आपका नौकरेक आरक्षित क्षेत्र है जो यहाँ पे लिखा है, ये भी मेघालय में है। और नोंगक्रेम त्योहार है, लाहो त्योहार है, बांग्ला त्योहार है, ये कहाँ पे होता है? मेघालय के अंदर होता है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कैबुल लामजाओ, ये कहाँ पे होगा? मणिपुर के अंदर। और नोंगक्रेम कहाँ पे होगा? मेघालय के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जनगणना 1951 में देश की लिंगानुपात कितनी थी? व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री इन द 1951 सेंसस? तो भाई 946 था। आज कितने हैं? 943। तो बढ़े हैं कि घटे? तो घटे हैं। इसके अलावा 1951 में जनसंख्या घनत्व 117। 2011 में देश की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। इसके अलावा जनगणना से सारे डाटा तो आपके पास है ही, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, है ना। देखिए 2011 में अगर आपसे सेक्स रेशियो का कुछ और पूछ ले, जैसे लिंगानुपात तो 943 है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 929 है, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 949 है। 20 का मात दे रहा है ग्रामीण सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि शहर में ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं भाई, ग्राम में थोड़ा कम है, तो वहां पे जो है इस प्रकार का लिंग परीक्षण वगैरह नहीं होते होंगे, तो ये भी एक कारण है कि वहां पे लिंगानुपात अभी भी थोड़ा बरकरार है इस प्रकार से। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये जो है 3 स्टेट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे कम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ये सबसे कम है। लिंग परीक्षण अवैध जो है अब इंडिया में है भाई। अब जो कोई भी ऐसा काम करता है तो उसे दंड दिया जाता है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ के लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।